मैं अभियोजन की पक्ष से मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। श्रीमान व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी जबलपुर मध्य प्रदेश। मोटर दुर्घटना लाभाधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश। मैक्स नंबर 35/2024। श्री पक्षकार श्रीमती पुष्पलता शर्मा, पति श्री श्यामलाल शर्मा, निवासी मकान नंबर 13/316 यूनिवर्सिटी रोड, PWD ऑफिस डिवीजन नंबर 1, सिविल लाइन, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। आवेदक बनाम मोहम्मद जुनैद अख्तर, पिता मोहम्मद अख्तर कादरी, पेशा ड्राइवरी, चालक रेनॉल्ट कार, क्रमांक MP 20 BA 6545। अनावेदक गुलाम अली, पिता मोहम्मद रहमत अली, मालिक रेनॉल्ट कार। अनावेदक 3 दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पता DO 1, मकान नंबर 6, 7, 8 नॉर्थ, सिविल लाइन, रेलवे स्टेडियम के सामने, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। अनावेदक श्रीमान आवेदक के द्वारा केस का संक्षिप्त विवरण निम्न इस प्रकार है। बिंदु क्रमांक 1, पेज नंबर 2। आप घटना का विवरण आवेदिका द्वारा दिनांक 20/2/2024 को लगभग दोपहर 3:30 बजे आवेदिका पुष्पलता शर्मा अपनी बहुओं ज्योति शर्मा एवं अर्चना शर्मा के साथ शिवरात्रि पर होने के कारण सार्वजनिक शिव शक्ति मंदिर पंचपेणी से प्रसाद लेकर वापस लौट रही थी। तभी एक सफेद रंग की रेनॉल्ट कार क्रमांक MP 20 BA 6545 के चालक द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें आवेदिका पुष्पलता शर्मा को बाएं पैर में अत्यंत गंभीर चोटें आई, जिससे पुष्पलता शर्मा चल पाने में असमर्थ हो गयी। इसके पश्चात घटना को आसपास के लोगों ने देखा। तत्पश्चात उन्होंने 108 एम्बुलेंस को फोन किया और इलाज हेतु पहले नजदीकी विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर उन्हें दूसरे अस्पताल जामदार अस्पताल भेज दिया गया। प्रश्न क्रमांक 3, जहां उन्हें भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दुर्घटना के कारण कम्युनिकेटेड टिबिया फ्यूजल लोअर 1/3 LT विद कोप नामक सॉफ्ट फ्रैक्चर बाएं पैर में स्थापित की गई एवं शरीर के अन्य भागों पर भी गंभीर चोटें आईं तथा ऑपरेशन कर 2 स्टील पट्टी एवं स्क्रू के माध्यम से उनके पैर जोड़ा गया। आवेदिका पुष्पलता शर्मा घटना क्रमांक 21/2/2024 से दिनांक 4/3/2024 तक भर्ती रही तथा इलाजरत रही। बिंदु क्रमांक 2, पुलिस कार्रवाई। उक्त घटना की संपूर्ण सूचना पुलिस थाना सिविल लाइन, जिला जबलपुर में दी गई, जिस पर पुलिस थाना सिविल लाइन द्वारा दुर्घटना कारित वाहन MP 20 BA 6545 को जब्त कर उसके चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/2024 के अंतर्गत धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, धारा 125 कार्य जिसमें दूसरों का जीवन या व्यक्तित्व सुरक्षा संकट उत्पन्न हो, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन मामला दर्ज किया। पेज नंबर 4, बिंदु क्रमांक 3, यह कि पीड़ित के जीवन पर प्रभाव।
श्रीमान, दुर्घटना से पहले श्रीमती शर्मा स्वस्थ महिला थी और लोक निर्माण विभाग में हेल्पर के पद पर कार्यरत थी। दुर्घटना के कारण वह एक पैर से स्थायी रूप से विकलांग हो गई, जिससे उनकी गतिशीलता बाधित हो गई तथा उसे गंभीर स्थायी विकलांगता और अन्य चोटें आई। इसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिंदु क्रमांक 4, दुर्घटना का कारण लापरवाही। श्रीमान, अभियोजन पक्ष का तर्क है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही और असावधानी का प्रत्यक्ष परिणाम थी। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा जो चालक तेज गति, उतावलेपन व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण घटित हुई है, जिसका अनावेदक क्रमांक 1 चालक, अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी एवं अनावेदक क्रमांक 3 बीमित कंपनी है। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अतः आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन चाहती हूँ। बिंदु क्रमांक 5, साक्ष्यों के साथ अभियोजन की ओर से आवेदिका अभियोजन साक्षी 1 पुष्पलता शर्मा ने कथन किया है कि घटना के समय वे पीडब्ल्यूडी में हेल्पर के पद पर पदस्थ थी एवं 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गयी तथा समस्त घटना का उनके द्वारा समर्थन किया गया। उनके द्वारा दावा में समर्थन में एक्सरे रिपोर्ट, इलाज, विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक 167, ऑनलाइन रजिस्टर्ड विकलांगता प्रमाण पत्र क्रमांक 168 तथा रोगी कल्याण समिति की रसीद क्रमांक 169 प्रस्तुत की। बिंदु क्रमांक 6, PW2 ज्योति शर्मा ने कथन किया कि पुष्पलता उनकी सास हैं, वह एवं उनकी देवरानी तथा सास पुष्पलता घटना दिनांक 21/2/2024 को समय 3:30 बजे शिवरात्रि होने से सार्वजनिक शिव शक्ति मंदिर से लौट रहे थे। तभी एक सफेद रंग की रेनॉल्ड कार क्रमांक LP 20 BA 6545 के चालक द्वारा कार को तेज रफ्तार से एवं लापरवाही से चलाकर उसकी सास के बाएं पैर में कार का अगला पहिया चढ़ा दिया। उसकी सास वहीं चोटिल होकर गिर गई। साथ ही उनके पैर की एड़ी में तथा अन्य भागों में गंभीर चोटें लगने के कारण वे बिना किसी सहारे के कोई काम नहीं कर सकते थे। श्रीमान, अब आवेदिका अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों पर तथा परिवारजन पर निर्भर रहती हैं। बिंदु क्रमांक 7, कुछ महत्वपूर्ण धाराएं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। बिंदु क्रमांक 7, धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को मोटर वाहन से हुई दुर्घटना में गंभीर चोटें लगती या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर वाहन के मालिक या बीमाकर्ता को मुआवजा देना होगा। अभियोजन की ओर से मामले में संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। केस नंबर 1, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बनाम सतेंद्र कौर। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम 1988 का समर्थन करते हुए मृत या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा देने की बात कही है। दूसरा केस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम
कृष्णन 15 मार्च 2013। इस मामले में व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के लिए दावा बनाए रखने का हकदार है। जब दुर्घटना हुई, बीमा धारक या भुगतान किए गए ड्राइवर की दुर्घटना कवर देने के लिए दायित्वाधीन होंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस केस का हवाला दिया था सर। संबंधित न्याय निर्णय केस नंबर 3 भारत संघ यूओआई दक्षिण मध्य बनाम कुरुकुंड बाल कृष्ण और अन्य 8 दिसंबर 2003। इस मामले में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का स्वास्थ्य पहले अच्छा था। इस दुर्घटना के कारण न केवल वह अपने अच्छे स्वास्थ्य को खो बैठे, बल्कि जीवन भर के लिए स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति बन गए तथा दूसरों पर निर्भर हो गए। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे व्यक्तियों को प्रतिकर की संपूर्ण राशि अदा कर देनी चाहिए। केस नंबर 4 श्रीमती सीमा बनाम अशोक कुमार सिंह 20 जनवरी 2010। मोटर वाहन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ने मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देने का आदेश दिया। तो प्रतिकर अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान है बताने की अनुमति है। मोटर दुर्घटना की निर्योग्यता होने पर क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधान। इस अधिनियम की धारा 140 में ऐसे व्यक्ति को जिसे दुर्घटना के कारण स्थायी निर्योग्यता आई है, वह व्यक्ति अंतरिम क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है। मोटरयान अधिनियम की धारा 142 के स्थायी निर्योग्यता में निम्न चोटों का उल्लेख किया है का नेत्र दृष्टि या किसी एक आंख या कान में श्रवण या सुनने की शक्ति कम हो गई हो, का किसी अंग या जोड़ों का विनाश या उसकी क्षमताओं में कमी आ गई हो। महोदय, प्रकरण में प्रार्थना निम्नानुसार है। माननीय न्यायालय से ये निवेदन करते हैं कि मेरे पक्षकार आवेदिका श्रीमती पुष्पलता शर्मा जो इस घटना में क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें चिकित्सकीय व्यय एवं भविष्य में होने वाली चिकित्सा खर्च दिलाए जाए। चोटों के कारण होने वाली शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक परेशानी के लिए और जो विकलांगता हुई है उसके लिए भी क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के हकदार हैं। श्रीमती शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत दावा दायर कर अपनी चोटों के लिए 16,50,000 रुपए का मुआवजा मांगा है। इसलिए न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त राशि प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की कृपा करें। मेरा नाम एडवोकेट अनुपम रावत और मैं इस मामले के अनावेदकगण श्रीमान योगी का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उसकी तरफ से न्यायालय के सामने का पक्ष रखने की अनुमति माननीय न्यायालय से चाहता हूँ। श्रीमान जी, आवेदका द्वारा दुर्घटना के संबंध में जिस वाहन का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी वाहन संख्या MPB BA 6545 है, उक्त दिनांक को सर वाहन चालक के पास ना तो वाहन चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, ना सर फिटनेस था, ना परमिट था।
भले ही दुर्घटनाग्रस्त वाहन द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि का भुगतान किया गया था, परंतु सत्यापन के दौरान सर बीमा अधिनियम की धारा 64 बीबी के अनुसार वह वैध नहीं है तथा सर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 158C के अनुसार दुर्घटना होने की तारीख से 7 दिन के अंदर सर बीमा कंपनी को इत्तला कराई जाती है दुर्घटना के संबंध में, लेकिन बीमा धारक द्वारा सर इसका भी उल्लंघन किया गया। इस संबंध में सर कुछ केस लॉ में भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। सर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण 2007 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम केशव जी 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सर डिसाइड किया है कि इन मामलों में अदालत ने यह माना है कि अगर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। सर आवेदिका के संबंध में भी जो उन्होंने तथ्य प्रदर्शित किए हैं उसके संबंध में भी एक सर कुछ तथ्य न्यायालय के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आवेदिका द्वारा सर झूठी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर जो क्षतिपूर्ति की राशि है उसको बढ़ाया गया है सर उसमें। इसकी सर मेन प्रति की खंडिका नंबर 5 में एक सूची दी गई है जो कि सत्यापन के दौरान तैयार की गई है। उसके सर क्रमांक 3 में स्पष्टता लिखा है कि उनको मात्र 15% विकलांगता है और सर वो काम करने में भी सक्षम है। इस संबंध में भी सर मैं केस लॉ पेश करना चाहता हूँ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना कुमारी 2007 में माननीय न्यायालय ने इस बात में निर्णय दिया था कि यदि आवेदक द्वारा दुर्घटना के इलाज में खर्चे की राशि से अधिक राशि क्षतिपूर्ति के रूप में मांगी जाती है तो बीमा कंपनी ऐसी राशि देने हेतु बाध्य नहीं होगी सर। थैंक यू। माननीय न्यायालय से मैं अभियुक्त की ओर से केस को रिप्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान जी, मेरे साथी वकील द्वारा जो उक्त घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया है निसंदेह वह सच हो सकता है, परंतु घटनाक्रम में जिस वाहन का उल्लेख किया जा रहा है वह मेरे पक्षकार का नहीं है। आवेदका द्वारा संदेह तथा गलतफहमी के चलते मेरे पक्षकार को झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पक्षकार के कथन अनुसार दुर्घटना दिनांक के पहले ही उनकी कार का बीमा समाप्त हो जाने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा वह कार उनके गैराज में ही खड़ी थी। दुर्घटना दिनांक को भी कार उनके गैराज में खड़ी थी, अतः आवेदिका द्वारा घटनाक्रम में मेरे पक्षकार की कार संलिप्तता बताई जा रही है वह पूर्णतः असत्य तथा बेबुनियाद है। आवेदिका द्वारा उक्त घटनाक्रम के संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनका सर इसमें मेरे अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप पत्र दायर किया गया बीएनएस की धारा 281 और 125 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें उपरोक्त आरोप अनावेदक को पढ़कर और सुनाए जाने पर समझाए जाने पर उपरोक्त घटना को कारित करने से इनकार किया है और उसमें बताया है कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि और ये पूरा का पूरा मामला झूठा है और मेरा भी। थैंक यू। महोदय, इस संबंध में आपत्ति निम्नानुसार, जैसा हमारे साथी ने बताया कि चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था फिर भी वो वाहन चला रहे थे, तो ये तो वाहन स्वामी का दायित्व है कि वो ऐसे वाहन चालक को अपने वाहन पर नियोजित ना करे जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, और बिना लाइसेंस धारक वाहन चालक का वाहन चलाना अपने आप में नियम विरुद्ध है।
दूसरा, आपने कहा कि उसके वो बीमा की अवधि जो है वो समाप्त हो गई थी। तो ये भी दायित्व स्वामी का है कि जो भी बीमा के प्रीमियम है उस भरने का। वाहन का उल्लेख किया जा रहा है कि जो वाहन दुर्घटना में पाया गया उसका वो वाहन उनके गैराज में खड़ा है, जबकि ये प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने और हमारे अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 मंजुलता शर्मा के द्वारा अपने एफआईआर के दौरान ये नंबर पुलिस में बताया है। और दूसरा, जो डुमना पार्क के पास स्थित सीसीटीवी के फुटेज में भी उसका नंबर स्पष्ट देखा गया है। इस तरह ये कहना कि ये वाहन प्रयुक्त नहीं किए हुआ है, ये पूर्णतः असत्य है। मैं माननीय न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभियोजन और बीमा कंपनी की तरफ से जो मेरे अभियुक्त के खिलाफ बताया जा रहा है कि दुर्घटना मेरे अभियुक्त के द्वारा ही की गई है, तो इस संबंध में मैं साक्ष्यों के जो अभियोजन की तरफ से जो साक्षी पेश किए गए हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। जो पेज नंबर 17 में है, जो सर मैन कॉपी के साथ में अटैच है, तो मैं बताऊंगा। इसमें बताना चाहूंगा कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस फर्स्ट आवेदिका पुष्पलता शर्मा है, जो कि चोटिल होती है, ने कथन किया है कि जब वह मंदिर में अपनी बहू के साथ मंदिर से घर लौटकर पैदल आ रही थी तो एक सफेद कार ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उन्हें टक्कर मारा, जिसमें उनके बाएं पैर पर गंभीर चोट आई। जिसमें पुष्पलता ने बताया कि उसने टक्कर मारने वाली कार का नंबर नहीं देखा। तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आवेदिका को पुष्पलता को उस कार के नंबर की जानकारी नहीं थी। इसके बाद जो प्रोसिक्यूशन विटनेस ज्योति शर्मा को ने कथन किया है कि किसी सफेद रंग की कार ने टक्कर मारी थी, जिसका नंबर MP20 PA 6545 होना बताया, तथा उसके साथ बताया कि अस्पताल में भी दुर्घटना करने वाली कार की जानकारी नहीं दी गई। परंतु मैं इसमें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ज्योति शर्मा के द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि उसने कार का नंबर देखा था। यदि ज्योति शर्मा ने कार का नंबर देखा होता तो रिपोर्ट अज्ञात पर क्यों लिखवाई गई, यह न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु। उपरोक्त संबंध में भी जो विवेचक शिव कुमार दाहिया हैं, उनके द्वारा भी बताया गया है कि ज्योति तथा पुष्पलता शर्मा के कथन में दुर्घटना करने वाले वाहन की कोई भी जानकारी पहले स्टेटमेंट में नहीं दी गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनावेदक ने ही टक्कर मारी। इसके अलावा जो वार्डवाद देवानंद केवट के द्वारा भी प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर जो FIR पंजीबद्ध की गई थी, जिसमें उसने भी बताया है कि रिपोर्ट अज्ञात कार के विरुद्ध लिख कराई गई। इसके बाद में विवेचक शिव कुमार दाहिया को भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इनके द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट 22/2/2024 को एक अज्ञात वाहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके अलावा मुख्य परीक्षण की कंडिका में भी विवेचक के द्वारा यह भी बताया गया कि उसने ज्योति शर्मा तथा पुष्पलता शर्मा के कथन लेखबद्ध किए थे, तब भी उनके द्वारा गाड़ी के नंबर नहीं देखा जाना बताया गया कि टक्कर किस कार ने मारी। इसके अलावा प्रति परीक्षण में विवेचक ने कथन किया कि वह नहीं बता सकता कि वहां उस घटना स्थल पर कैमरे लगे थे, तथा आगे कथन किया कि घटना स्थल के कैमरे की जांच करने पर भी गाड़ी वाहन का नंबर पता नहीं चला। इसके बाद जो घायल के पुत्र के द्वारा बताया गया कि गाड़ी डुमना नेचर पार्क के पास गई थी, तो डुमना नेचर पार्क के पास कैमरे चेक करने पर गाड़ी का नंबर स्पष्ट दिख रहा था। तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि घायल के पुत्र को कैसे पता चला कि गाड़ी डुमना नेचर पार्क के पास गई है, क्योंकि आवेदिका के साथ में उसकी 2 बहू मौजूद थी, उनका बेटा मौजूद नहीं था। तो इसके अलावा जो गाड़ी नंबर
तो इसमें स्पष्ट नहीं होता है पुत्र के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो सही है। इसके अलावा जो गाड़ी नंबर मिला है तो शहर में कितनी भी रेनाल्ट सफेद कारें हैं और जिनका नंबर निकाला गया है इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात माय लॉर्ड की सीसीटीवी फुटेज के संबंध में कोई भी दस्तावेज भी अभी तक पेश नहीं किए गए जो कि डोमना नेचर पार्क के पास में कैमरे से जो नंबर ज्ञात होना बताया गया है। इसके बाद निदेशक के द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा मौके के साक्षी से तथा सीसीटीवी फुटेज एवं मोबाइल फुटेज मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी लेने पर वाहन का नंबर ज्ञात हुआ। तो विवेचक के सभी कथनों में विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह न्यायालय के सामने विचारणीय बिंदु है। थैंक यू। सर, बचाव पक्ष के इस तर्क का खंडन करते हुए निवेदन है कि दुर्घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ज्योति शर्मा का बयान जो प्रश्न क्रमांक 6 के कंडिका 15 में दर्ज, उसमें उनके द्वारा ये स्पष्ट बताया गया कि हाँ उस समय जब अपनी सास को ले जा रहे थे अस्पताल में तो वो मानसिक रूप से तनाव में थी कि वो नंबर उस समय नहीं बता पाए। लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा घटना के दूसरे दिन अस्पताल में बयान लेने आए थे जहां पर उसने घटना के बारे में जानकारी दी थी और स्वतः कहा कि उसने पुलिस को बताया था कि सफेद रंग की रेनाल्ट कंपनी की कार थी जिसका नंबर MP20 BA 6545 था। ये श्रीमान जी चक्षुदर्शी जो आयोजन साक्षी क्रमांक 2 हैं उनके द्वारा स्पष्ट पुलिस को जानकारी दी गई है। उन्होंने स्वतः कहा कि अपनी सास के इलाज में वह व्यस्त थी, इस कारण वह तुरंत जामदार अस्पताल में वाहन नंबर की जानकारी नहीं दे पाई थी। स्वतः कहा कि जब वो बयान देने आई थी तब उसने पुलिस को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की जानकारी दी थी और महोदय इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने उस वाहन को जब्त किया है और आगे की कार्रवाई की है। मैं अभियोजक पक्ष के द्वारा जो बताया गया है कि ज्योति शर्मा के द्वारा पुलिस को कार के नंबर की जानकारी दी गई है, तो जो विवेचक हैं शिव कुमार दाहिया उनके द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि पुष्पलता और ज्योति शर्मा के द्वारा पुलिस को कार के नंबर की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसके संबंध में बताना चाहूंगा प्रश्न क्रमांक 7 में जो पैरा फर्स्ट है गया है कि इसमें पॉइंटेड है, इसमें दिनांक 22/2/2020 को जो मुख्य परीक्षण में कथन किया गया ज्योति शर्मा के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जो प्रसाद लेते आते समय करीब 3:30 बजे एक कार जिसका नंबर नहीं देख पाए, अज्ञात कार वाले ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर उनकी सास को टक्कर मारी। ज्योति शर्मा का कथन PW फर्स्ट तथा पुष्पलता शर्मा का PW सेकंड जिनके आसिया भाग पर उनके हस्ताक्षर है। विवेचक शिव कुमार दाहिया के द्वारा भी मुख्य परीक्षण की कर्णिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो इनके द्वारा कथन किए गए थे उसमें वाहन के नंबर का कोई भी उल्लेख नहीं है। इसके अलावा मैं अभियोजक पक्ष की ओर से जो साक्ष्य का मतलब बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करके बताना चाहूंगा
कि साक्षी ज्योति शर्मा द्वारा अज्ञात वाहन के द्वारा जो दुर्घटना कार्य किया जाना बताया जा रहा है तथा वहीं दूसरी ओर दुर्घटना कार्य वाहन का नंबर अपने कथनों में विवेचना अधिकारी को बताया जाना व्यक्त किया जा रहा है, जबकि विवेचना अधिकारी शिव कुमार दाहिया के द्वारा कथन में स्पष्ट किया जा चुका है कि ज्योति शर्मा तथा पुष्पलता शर्मा के कथनों में दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन के नंबर की जानकारी नहीं दी गई। उक्त कथन की पुष्टि ज्योति और पुष्पलता के कथन पीडी फर्स्ट और पीडी सेकंड से भी होती है। इसके अलावा जब यदि चक्षुदर्शी साक्षी ज्योति शर्मा द्वारा विवेचना अधिकारी का नंबर बता दिया गया था, तब दुर्घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज अथवा जैसा कि विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य में आक्षेपित वाहन का डोमना नेचर पार्क के पास कैमरे चेक करने पर देखा जाना बताया गया है, उक्त कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा विवेचना अधिकारी दुर्घटना के तुरंत उपरांत अपेक्षित वाहन के चालक एवं मालिक की दुर्घटना के संबंध में तलब कर विवेचना कर सकता है। लेकिन माइनॉरिटी जब्ती हुई है कार की वो घटना से 7 महीने बाद हुई। इसके अलावा यदि मैं विवेचना अधिकारी की मतलब साक्ष्य पर भी यदि मैं स्वतंत्र दृष्टिपात करना चाहूँ तो विवेचना अधिकारी के द्वारा एक और आक्षेपित वाहन के नंबर की जानकारी का न होना व्यक्त किया जा रहा है तथा प्रति परीक्षण में भी 2 तरह के तथ्य पेश किए गए उनके द्वारा। प्रथमता तो आक्षेपित वाहन के मौके से थोड़ी दूर पर कैमरे लगे होने तथा कैमरे की जांच पर गाड़ी वाहन नंबर का दर्शित न होने तथा बाद में डोमना नेचर पार्क के पास कैमरे में उनका नंबर स्पष्टता देखा जाना बताया गया है तथा वहीं दूसरी ओर प्रति परीक्षण की करने का 10 में बताया गया है कि साक्षी से सीसीटीवी फुटेज तथा मोबाइल फुटेज मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से जानकारी लेने पर वाहन का नंबर ज्ञात हुआ। इस प्रकार आक्षेपित वाहन के नंबर की स्पष्टता जानकारी कब और कैसे प्राप्त हुई ये तब अभिलेख पर संदिग्धता उत्पन्न करता है। इसके संबंध में अभिलेख पर कोई सीसीटीवी फुटेज की कोई प्रति अथवा फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं कराई गई। विद्वान साथी अधिवक्ता ने अपने ही कथन में भी कहा है कि आसपास के व्यक्तियों ने कि कार का नंबर की जानकारी दी अगले दिन तुरंत। आप ही ने पक्ष ने गलत सुना। वो बताया जा रहा है जो अभियोजक वो विवेचक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनने दी। श्रीमान जी, जैसा कि प्रकरण में अभियोजन साक्षी क्रमांक के जो दुर्घटना जिनके साथ हुई पुष्पलता शर्मा ने ये सही है कि जब दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में व्यक्ति का मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि वो नंबर आदि याद रखने की स्थिति में नहीं रहता। तो उनके द्वारा केवल जो उनको याद रहा कि सफेद रंग की कार में हमको टक्कर मारी है, लेकिन उनकी जो बहू साथी जो घटना से सीधे प्रभावित नहीं हुई मंजू शर्मा, अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 तो ज्योति शर्मा, ये पेज 6 पर और कंडिका 15 में जिन्होंने अपनी गवाही दर्ज कराई है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट बताया कि ये किस नंबर की गाड़ी थी। हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि उस समय जल्दबाजी में मैं अपने सास को अस्पताल ले जाने की स्थिति में थी और जब रिपोर्ट के लिए जब गए तो ये हम नंबर नहीं बता पाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही पुलिस ने कथन के लिए बुलाया तो ये नंबर उनको नोट कराया था। और श्रीमान जी, अगर नंबर अभियोजन साक्षी ने नहीं बताया था तो ये पुलिस को कहां से नंबर मिला जिसके आधार पर ये गाड़ी की जब्ती की गई। और रहा विवेचना अधिकारी का सीसीटीवी फुटेज को देखना, तो ये विवेचना का या अन्वेषण का एक उनका यह कर्तव्य रहता है कि आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनमें जो भी सीसीटीवी रहते हैं उनकी जो फुटेज है वो प्राप्त करते हैं और उस घटना के स्थान से लेकर के आसपास के
कैमरों की जो फुटेज है उसके साथ उसकी संलिप्तता या उसके रिलेशन को जांच करते हैं। इसीलिए सीसीटीवी के कैमरे में जो नंबर आया है इससे पुलिस को अपने अन्वेषण में सहायता मिली है। नंबर तो हमारे अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उनको बता दिया था और जिसके आधार पर ही वाहन की जब्ती आदि की गई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा जानकारी नहीं दी गई और इस आधार पर बीमा कंपनी या अन्य जो अनावेदक गण हैं उनके द्वारा बीमित क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने से बचने का प्रयास है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस संबंध में पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिलाए जाने की कृपा करें। मैं माननीय न्यायालय से जो अभियोजन के द्वारा बताया गया कि उनकी कथन ज्योति शर्मा ने दिए है वो नंबर मतलब बताया गया, तो माननीय न्यायालय का ध्यान पेज नंबर 8 में मैं प्रदर्शित करना चाहूंगा। कौन से पैरा? पेज नंबर 8 और जो लाइन है वो 5वीं लाइन, इसमें बताया गया है जो विवेचना अधिकारी शिव कुमार दाहिया हैं अनावेदक साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा कथन में स्पष्ट व्यक्त किया गया कि ज्योति शर्मा तथा आवेदिका पुष्पलता शर्मा के कथन में दुर्घटना कार्य करने वाले वाहन के नंबर की कोई जानकारी नहीं बताई गई। विवेचना अधिकारी के उक्त कथन की पुष्टि ज्योति शर्मा के कथन प्राडी 1 तथा पुष्पलता के प्राडी 2 से भी होती है, जिनके इस कथनों में आक्षेपित वाहन के नंबर का कोई भी उल्लेख प्रदर्शित नहीं। थैंक यू। क्या अगली लाइन जो है 7वीं, उसमें उन्होंने स्वतः इस चीज को स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब यदि चक्षुदर्शी साक्षी ज्योति शर्मा द्वारा विवेचना अधिकारी को वाहन का नंबर बता दिया गया था, ये अपने उन्होंने पहले बयान में भी कहा है और विवेचना अधिकारी ने तो चूंकि इस रिलेवेंसी के लिए उस घटना से जोड़ने के लिए कि वाकई में ये वाहन अगर यहाँ से निकला है तो निश्चित तौर से पचपेड़ी से लेकर के डुमना नेचर पार्क जो है उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर ये वाहन यहाँ से दुर्घटना कारित करके गया है तो निश्चित तौर से आसपास के सीसीटीवी के फुटेज में आया होगा। तो इसके कारण ये घटना कारित करने का वाहन नंबर उसके सीसीटीवी फुटेज से भी मिलता है और जो ज्योति शर्मा अभियोजन साक्षी 2 के बयानों से भी मेल खाता है। मैं माननीय न्यायालय को बता देना चाहूंगा कि जो अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से नंबर पता किया गया है, तो इसमें अभी तक जैसे यदि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा नंबर यदि पता किया गया था तो अभी तक न्यायालय में फोटोग्राफ प्रस्तुत क्यों नहीं किए गए? सीसीटीवी फुटेज का उल्लेख तो किया है ना, अगर माननीय न्यायालय मांगेगा वो सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे, उसको भी जमा करेंगे। माननीय न्यायालय में पेज नंबर 8 की जो लास्ट लाइन बताना चाहूंगा, लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, अभिलेख पर सीसीटीवी फुटेज की कोई प्रति अथवा फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ये तो हम जमा करेंगे और उसको माननीय न्यायालय कहना चाहता हूँ कि जब सीसीटीवी फुटेज वहाँ मिला ही नहीं है तो जमा कैसे करेंगे? यदि वो दावा कर रहे हैं तो बुलाएंगे। अभी श्रीमान जी बचाव पक्ष ने स्वयं कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज को देखने की क्या आवश्यकता है, तो इस बात को तो स्वीकार करते हैं, सीसीटीवी फुटेज देखे गए और हम उनके सीसीटीवी फुटेज जमा करने की कोर्ट से अनुमति लेकर के और जमा करते जमा कर
माननीय न्यायालय को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इस प्रकार से कोई भी स्पष्ट साक्ष्य इसमें पेश नहीं किए गए हैं कि जिसके द्वारा यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त गण के कार के द्वारा ही इसमें दुर्घटना कारित की गई थी। आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आपकी कार उतने समय वहां पर खड़ी रही, इसके लिए क्या तो सर इनके पास क्या प्रमाण है कि मतलब अपना प्रमाण तो बताएं। हम तो दे रहे हैं। सर मेरे ये व्यक्तिगणों के द्वारा मतलब बताया गया कि उनकी कार जो है तो गैराज में खड़ी थी। और सर इसका ये मतलब सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि यदि कार के नंबर की जानकारी पहले ही थी तो जब कार की जानकारी मिल गई थी तो कार की जानकारी 7 महीने के बाद गाड़ी को क्यों जब्त किया गया, या गाड़ी को पहले ही जब्त नहीं किया जा सकता था? ये माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु है। माननीय वाहन स्वामी ने वाहन को इस प्रकार से छिपा के रखा था जिसके कारण पुलिस को उसको ढूंढने और जब्त करने में 7 माह का समय लग गया। माननीय न्यायालय को बता देना चाहता हूँ, दे दी गई। माननीय न्यायालय को बता देना चाहता हूँ कि जब किसी भी कार की नंबर की जानकारी मिल जाती है तो उसमें आसानी से मालिक की पूरी डिटेल निकल आती है और वहाँ उनको नोटिस भेजा जा सकता है या उनसे मिला जा सकता है या वहाँ जाकर कार को जब्त किया जा सकता है। लेकिन माननीय न्यायालय को बता देना चाहता हूँ कि जब नंबर की ही जानकारी नहीं थी तो मालिक का पता कैसे चलता? That's all. श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, मैं अपने अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रकरण क्रमांक 1054/2014 मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षित केंद्र शाजापुर मध्य प्रदेश बनाम दिनेश पिता रतनलाल उम्र 25 वर्ष ग्राम तुगड़िया बड़ेली जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। अभियोजन पक्ष की ओर से मामला प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदय, विनोद ग्राम तुगड़िया जिला शाजापुर में रहता है और ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है। रेशमबाई विनोद की माताजी एवं श्रीमती बबीता बाई की सास हैं। दिनेश पिता रतनलाल ग्राम तुगड़िया बड़ली जिला शाजापुर में रहता है। रेशमबाई उसकी बड़ी माँ। दिनांक 18/11/2014 को जिला चिकित्सालय शाजापुर के डॉक्टर प्रकाश पंडित की तहरीर थाना कोतवाली शाजापुर में सुबह को 9:28 बजे इस आशय की सूचना प्राप्त हुई। रेशमबाई पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुगड़िया को उसका भतीजा रामचंद्र पिता रतनलाल लाया, जिसकी मृत्यु सिर में लगी चोट से होना संभावित है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली शाजापुर में मर्ग क्रमांक 75/2014 दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान सकीना खान जारी कर साक्षीगण को तलब करते हुए मृतक की लाश का पंचायतनामा बनाया गया तथा शव परीक्षण हेतु आवेदन देकर शव परीक्षण कराया गया और लाश उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दी गई। दिनांक 18/11/2014 को लाश के अंतिम संस्कार के बाद शाम 4 बजे फरियादी विनोद ने थाना कोतवाली शाजापुर में इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम तुगड़िया में रहता है। मंसूर भाई निवासी सुनेरा के ईंट भट्टे पर काम करता है। आज सुबह 4:45 बजे घर से चाय पीकर वह ईंट भट्टे पर आ गया था। तब करीब 6:30 बजे उसके काका रतनलाल की लड़की राधेश्याम ने मोबाइल से उसे बताया कि उसकी मां बोलचाल नहीं रही है तथा उठ भी नहीं रही। इस पर वह घर गया तो देखा कि उसकी मां रेशमबाई हाथ पर मरी हुई हालत में पड़ी है। बाई आंख के पास चोट तथा कान से खून निकल रहा था। सिर के पीछे भी चोट लगी थी, वह खून निकल रहा था। पैर से भी चांदी के आंवले वजनी 300 ग्राम करीब कीमत 10,000 रुपए थे, जो रात्रि में किसी अज्ञात बदमाश ने अटके हुए दरवाजे को खोलकर चांदी की आंवले चोरी करने के लिए उसकी मां रेशमबाई को सिर में किसी अज्ञात हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर आंवले चोरी कर लिए हैं। उसकी मां रेशमबाई को सिर में किसी अज्ञात हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर आंवले चोरी कर लिए हैं। फरियादी विनोद की उक्त सूचना पर देहाती नालिसी दर्ज कर उसके आधार पर
थाना कोतवाली शाजापुर में अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 460 के अधीन पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। घटनास्थल से खून, आलूदा, गोदड़ी, प्लास्टिक हाथ की पल्ली, साल जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 27/11/2014 को अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। दिनेश को अभिरक्षा से लेकर पूछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया और उक्त मेमोरेंडम के आधार पर उससे 2 चांदी के आंवले, 2 चांदी की पावपट्टी, 1 गले की चांदी की चेन एवं नकदी 50,000 रुपए जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक 27/11/2014 को ही अभियुक्त दिनेश का मेमोरेंडम कथन लेते हुए दिनांक 28/11/2014 को एक पत्थर एवं जींस जब्त कर जब्ती पत्र बनाए गए। अन्वेषण के दौरान दिनांक 8/12/2014 को फरियादी विनोद व साक्षी बबीता से शिनाख्त की कार्रवाई करवाई गई। पटवारी से घटनास्थल का नकली नक्शा बनवाया गया। जब्तशुदा संपत्ति को क्षैतिज न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर जांच हेतु भेजा गया। साक्षीगण के कथन लेते हुए अन्वेषण पूर्ण किया गया। संपूर्ण अन्वेषण के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 460, 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शाजापुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उपार्जित होकर सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ। अपराध से संबंधित अभियुक्त पर आरोप सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त पर धारा 302 हत्या के लिए दंड, धारा 392 लूट के लिए दंड, धारा 397 मृत्यु या भू उपत्ति कार्य करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन आरोप विस्तृत कर अभियुक्त का पढ़कर सुनाए तथा समझाए जाने पर उसने दोषी न होने का अभिवचन करते हुए विचारण किया जाना प्रकट। महोदय, अभियोजन की ओर से साक्षी। अभियोजन की ओर से विनोद, श्रीमती बबीता बाई, जगदीश, देवनारायण, महेश, राजेश कुमार सिंह तहसीलदार, केशव प्रसाद उमट पटवारी, पवन शर्मा प्रधान आरक्षक, डॉक्टर एन.के. गुप्ता, राकेश कुमार पांडे उप निरीक्षक, भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक तथा डॉक्टर प्रकाश पंडित इस प्रकार कुल 14 साक्षीगण को परिरक्षित किया है। विनोद की ओर से साक्ष्य। विनोद जो मृतका रेशमबाई का पुत्र है, अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 18/11/2014 को प्रातः 4:30 बजे से 5 बजे ईंट भट्टे पर काम करने चला गया था। प्रातः 6:30 बजे उसके काका की लड़की राधेश्याम ने मोबाइल से फोन कर उसे बताया उसकी माँ बोल नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर वह अपने घर आया और देखा कि उसकी माँ को बाईं आंख के पास चोट लगी थी, कान से खून बह रहा था। माँ को उठाकर देखने पर उसके हाथ में भी खून लग गया था। उसने माँ की रजाई हटाकर देखी तो उसकी माँ पैरों के चांदी के आंवले, चांदी की पट्टी, गले में चांदी का डोरा जो वह पहनती थी नहीं थे और उसकी माँ के पेटीकोट में रखे 4-5 हजार रुपए भी नहीं थे। वह अपनी माँ को ट्रैक्टर में बैठा था शाजापुर अस्पताल लाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिर पुलिस ने शफीना खान बनाकर उसकी माँ की लाश का नक्शा पंचनामा बनाया था और पुलिस ने उसकी माँ का शव परीक्षण करवाने के बाद सब उसकी सुपुर्दगी में रसीद के द्वारा दिया था। पुलिस ने देहाती नालिशी लिखी थी और जिस स्थान पर उसकी माँ की मृत्यु हुई थी वहां पर नक्शा मौका बनाया था और माँ के पलंग पर बिछी हुई गोदड़ी पल्ली तथा साल जो खून में हो गई थी वो जब्त किया था। बहू बबीताबाई द्वारा साक्ष्य। विनोद की पत्नी बबीताबाई जिसकी मृतिका रेशमबाई सास थी ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया कि उसकी सास आंगन में जहां बकरा बकरी बनती है उस कमरे में सोती थी और रात के समय बाथरूम करके दरवाजा अटका देती थी क्योंकि वह प्रातः 4 बजे उठकर घर की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालने के लिए उस स्थान पर जाती थी जहां उसकी सास सोती थी। घटना वाले दिन भी वह दूध निकाल कर लाई थी और फिर चूल्हे पर चाय बनाकर उसने व उसके पति ने पी और फिर उसका पति ईंट भट्टे पर काम करने के लिए प्रातः 4:45 पे चला गया था। उसकी बड़ी माँ पुत्री जो कि 4-5
साल की है, उसने आकर बताया कि दादी उठ नहीं रही हैं। तब उसने जाकर सास के कमरे में देखा और आवाज लगाई कि बाई उठो, चाय पी लो, तो सास नहीं बोली। फिर उसने सास की रजाई को खोलकर देखा तो उसकी सास के मुंह पर चोट लगी थी, मुंह पर सूजन थी। तब उसने अपने काका ससुर के लड़के से उसके पति को फोन लगाने को कहा था और थोड़ी देर बाद उसका पति वहां आ गया था और उसके पति ने जब सास को देखा तो उसके पैर से खून निकल रहा था और उसकी सास के चांदी की आवले, पायजेब व चांदी का कटोरा और उसके पेटीकोट की जेब में रखे हुए रुपए नहीं मिले। उसकी सास का सब परीक्षण साजापुर अस्पताल में हुआ था और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया था। डॉक्टर प्रकाश पंडित द्वारा दिया गया साक्ष्य। डॉक्टर प्रकाश पंडित ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 18/11/2014 को जिला चिकित्सालय साजापुर में पदस्थ था। तब प्रातः 7:58 पे मृतका पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुहेड़िया को चोरों द्वारा उसके सिर पर चोट पहुंचाने संभवतः मृत्यु होने पर उसका भतीजा लाया था, जिस पर उसने थाना प्रभारी साजापुर को तहरीर भेजी थी। पवन शर्मा प्रधान आरक्षक के कथनानुसार जिला चिकित्सालय साजापुर से डॉक्टर पंडित द्वारा प्रेषित क्रमांक 77/2014 पंजीबद्ध किया गया था। डॉक्टर NT गुप्ता द्वारा दिया गया साक्ष्य। डॉक्टर जिला चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय साजापुर ने अपने कथन में बताया है कि मृतिका रेशमबाई पति उमराव सिंह निवासी ग्राम तुहेड़िया का सब महिला आरक्षक ममता सिंह द्वारा आवेदन पत्र सहित सब परीक्षण हेतु लाया गया था। उसके द्वारा सब परीक्षण करने में निम्न स्थितियां पाई गई थी। बाहरी परीक्षण। मृतिका की आयु लगभग 55 वर्ष थी। उसने ब्राउन स्वेटर, पीला ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट पहना हुआ था। मृतिका की आंखें बंद होकर पुतलियां फैली हुई थी। मृत्यु पश्चात की अपहरण पूरी शरीर पर थी। मृतिका की पीठ पर स्टैनिंग फिक्स थी। बाएं कान एवं सिर से खून रिस रहा था। सिर के बाएं तरफ से खून निकल रहा था। पेट फूला हुआ था तथा कलाइयों पर कांच की चूड़ियां थी तथा गले में कांच की माला थी। आंतरिक परीक्षण। मृतिका का हृदय दोनों तरफ से खून से भरा हुआ था। आंतरिक अंग कंजेस्टेड थे। पेट खाली था तथा आंतों में पचा हुआ भोजन एवं गैस थी। इस साक्षी के मत में मृतिका रेशमबाई की मृत्यु सिर पर आई चोटों से उत्पन्न कोमा कारण सब परीक्षण से 12 घंटे के अंदर हुई थी और उसके द्वारा सब परीक्षण रिपोर्ट बनाई गई थी। प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मृतिका को आई चोटें किसी सख्त एवं बोथवी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। जगदीश द्वारा दिया गया कथन। जगदीश ने अपने साक्ष्य में बताया है कि वह गार्ड की नौकरी करता है और जिला चिकित्सालय साजापुर में उसकी ड्यूटी दिनांक 17/11/2014 को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक की थी और ड्यूटी के बाद वह महामाया बस से अपने घर आने के लिए बैठा था और रात 8:30 बजे सुनहरा में उतरा था। उक्त बस से उसके साथ गांव का दिनेश बागरी आरोपी भी उतरा था और उसने दिनेश से घर चलने के लिए कहा था तो दिनेश बोला कि वह थोड़ी देर से आएगा और दिनेश शराब के ठेके की ओर चला गया था। संबंधित मामला है कारू मारिक बनाम बिहार राज्य। इस बार में अभियुक्त बुर्रा एक तेज धार वाला हथियार से मृतक के सीने पर प्रहार किया। मृतक के भागने का प्रयास करने पर अभियुक्त ने मृतक के बाल पकड़कर उसे जमीन पर ढकेलकर गिरा दिया था और पीठ तथा पेट पर 2 बार और प्रहार किया। पहुंचाई गई चोटें गंभीर प्रकृति की थी और जीवन के लिए खतरनाक थी, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई थी। यह निर्णय किया गया कि कारित चोटों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का आशय कम से कम ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था जिससे मृत्यु कारित होना संभव। अभियुक्त की हत्या के लिए दूसरी सिद्धि उचित थी। आत्माराम और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस बार में अभियुक्त ने विभिन्न शस्त्रों से लैस होकर मृतक पर हमला किया। यहाँ तक कि जब वह गिर पड़ा उसके शरीर के अंगों पर चोटें कारित की गई। मर्म स्थानों हमले की प्रकृति से उसे समाप्त कर देने का आशय स्पष्ट था। यह अभी निर्धारित किया गया कि मात्र यह तथ्य कि कोई एक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए यथेष्ट नहीं पाई गई अपराध को हत्या से भारतीय दंड संहिता धारा 304 खंड 2 अथवा धारा 326 से परिवर्तित नहीं करती।
इसके बाद है महेश मीणा के द्वारा दिया गया साक्ष्य। महेश मीणा ने अपने कथन में बताया है कि सुबह 6 बजे ग्राम धमनिया में हाजिर अदालत अभियुक्त दिनेश, जिसे वह पहचानता है, ने पुलिस को उसके सामने बताया था कि उसने अपनी बड़ी मां को पत्थर से मार दिया और उसके चांदी के आंवले, गले की चैन, गले चांदी की पट्टी एवं 5,000 रुपए निकाले हैं, जिसका मेमोरेंडम पुलिस ने बनाया था। और अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस ने ग्राम धमनिया में अभियुक्त दिनेश को पेश करने पर चांदी के आंवले, चांदी की पायजेब एवं चांदी की चैन तथा 5,000 रुपए जो 100 के नोट थे जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया था तथा गिरफ्तारी पंचनामे द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने अभियुक्त को उसके सामने ही रोड से पकड़ा था और यह भी कहा था कि अभियुक्त ने उसके सामने पुलिस को बताया था और उक्त सामान की जब्ती करवाई थी तथा उसके सामान की 7-8 दिन पहले घटना होना भी बताया। पेज नंबर 232। फरियादी व चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक 18/11/2014 को मृतिका रेशमबाई की मृत्यु उसके सिर पर आई गंभीर चोटों के परिणाम स्वरूप हो गई थी। साक्षी जगदीश के कथन से प्रमाणित होता है कि घटना वाली रात को अभियुक्त ग्राम तुहड़िया गया था। साक्षी महेश मीणा व देव नारायण की प्रति परीक्षण में ऐसी कोई विसंगतिपूर्ण बात नहीं आई है जिससे उनके कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। उनके कथन से भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक द्वारा की गई मेमोरेंडम कथन, जब्ती पत्र, गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही की पुष्टि होती है। अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ग्राम तुहेड़िया में नहीं रहता और आपराधिक प्रवृत्ति का था तथा घटना वाली रात दिनांक 17/11/2014 को वह शाजापुर से बस से जगदीश के साथ गया था और जगदीश ने बस से उतरने पर उससे गांव चलने के लिए कहा। तब दिनेश ने बोला था कि वह थोड़ी देर से आएगा और वह शराब के ठेके की तरफ चला गया था। और फिर उसी रात रेशमबाई की सिर पर पत्थर मारकर हत्या हो गई एवं उसके जेवर व रुपए लूट लिए गए थे, जो कि भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक के कथनानुसार दिनांक 27/11/2014 को अभियुक्त दिनेश के मेमोरेंडम कथन के आधार पर ग्राम धमनिया, थाना खजूरी, जिला भोपाल स्थित अभियुक्त की टापरी में से साक्षी महेश मीणा के समक्ष जब्त किए गए और अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामे के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। भीम सिंह पटेल उप निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही विधि अनुसार है। अभियुक्त के द्वारा दिया गया साक्ष्य। अभियुक्त ने बताया था कि चांदी के आंवले, चांदी की पट्टी, चांदी की गले की चैन और 5,000 रुपए जो पेटीकोट की जेब से निकाले हैं चलकर बरामद करा देगा, जिसका मेमोरेंडम कथन उसने बनाया था। और फिर अभियुक्त दिनेश द्वारा प्रातः 6:15 अपनी टापरी में से साक्षियों के समक्ष निकालकर पेश करने पर 2 चांदी के आंवले पुराने जिन पर धाईदार डिजाइन है, जो पहनने से जगह जगह दबे हुए हैं, वजनी लगभग 300 ग्राम, कीमत लगभग 10,000 रुपए। 2 चांदी की पांव की पुरानी पट्टी इस्तेमाली पहनने से जिनकी नकुचे टूटे हुए धागे से बने हुए थे, जिसके नीचे का नकुचा टूटा हुआ था, कीमत लगभग 500 रुपए तथा 5,000 रुपए नकदी 100 रुपए के नोट की गड्डी नारंगी रंग की रबर लगी हुई थी। उसने जब्ती पंचनामे के अनुसार जब्त किए थे। साक्षी को उक्त वस्तु दिखाने पर चांदी के आंवले, चांदी की पट्टी, चांदी की चेन अभियुक्त से जब्त करना बताया है। इस साक्षी के अनुसार उसने प्रातः 6 बजे अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तारी पंचनामे के अनुसार गिरफ्तार किया था और थाने पर लाकर पत्थर बरामद कराने बाबत पूछताछ की थी और मेमोरेंडम बनाया था। अभियुक्त ने पत्थर बरामद कराने बाबत कथन दिए थे। उसके द्वारा अभियुक्त द्वारा बताया जाने का मेमोरेंडम कथन तैयार किया गया था और दूसरे दिन अभियुक्त द्वारा घटनास्थल से 4-5 किलो का पत्थर प्रस्तुत किए जाने का जब्ती पंचनामा द्वारा जब्त किया गया। हिमांशु मोहन राय
प्रतिपादित किया गया है कि अन्य साक्ष्य से अभिपुष्टि के आधार पर केवल एकमात्र विश्वसनीय एवं सत्यभागी साक्षी के कथनों के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश वर्ग 2 शाजापुर मध्य प्रदेश प्रकरण क्रमांक 10 दिनेश पिता रतनलाल उम्र 25 वर्ष ग्राम कुहेड़िया बड़गी जिला शाजापुर मध्य प्रदेश की ओर से मैं अभियोजन श्रीमान न्यायालय से बचाव पक्ष की ओर से मामले को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगी। श्रीमान जी अभियुक्त दिनेश पर धारा 302 एवं 392 सापटित धारा 397 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आरोप विचित किया गया है। श्रीमान जी जब दिनेश अभियुक्त को यह पढ़कर सुनाया गया तो उसने आरोप अर्थात अपराध से इनकार कर दिया। श्रीमान जी क्योंकि वह उस समय घटना स्थल पर था ही नहीं। अभियुक्त के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि साक्षीगण उससे पारिवारिक रंजिश रखते हैं क्योंकि मृतका रेशमबाई उसकी बड़ी मां थी और साक्षी विनोद मृतका रेशमबाई का पुत्र एवं साक्षी बबीता बाई मृतका की बहू है तथा यह सभी मिलकर उसको फंसाना चाह रहे हैं। यह सत्य है कि श्रीमती रेशमबाई अर्थात मृतका की हत्या तो हुई है लेकिन यह हत्या अभियुक्त दिनेश के द्वारा की गई है। इस बात का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना रात्रि के समय घर के अंदर की गई है। घर पर मृतका का पति बेटा बहू एवं नातिन मौजूद थे लेकिन किसी को भी घटना की भनक तक नहीं हुई। इसलिए यह कहानी सत्यता से परे बनावट पर आधारित लग रही है। अभियुक्त दिनेश को घटना की तारीख 17/11/2014 रात्रि को न तो किसी पड़ोसी के द्वारा न गांव वालों के द्वारा और न घर के किसी सदस्य के द्वारा मृतका के घर के आसपास देखा गया। मृतका रेशमबाई के पुत्र विनोद ने बताया कि वह ग्राम कुहेड़िया निवासी है एवं घटना के दिन 18/11/2014 को मंसूर भाई निवासी सुरेरा के ईंट भट्टे पर मजदूरी का कार्य करता है और वह सुबह 4:30 बजे के लगभग चाय पीकर भट्टे पर कार्य करने के लिए चला गया था। श्रीमान जी ध्यान देने योग्य बात यह है कि मजदूर मजदूरी करने के लिए 9 बजे घर से निकलते हैं। 9:30 से उनका कार्य प्रारंभ होता है तो फिर यह इतनी सुबह सुबह वहाँ क्यों गए थे तथा श्रीमान जी उक्त घटना नवंबर माह की है जब सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ता है कि लोग अपने सामने की रखी वस्तु को भी ठीक से नहीं देख पाते। 7-8 बजे से पहले तब विनोद जी इतनी सुबह इतनी ठंड में कार्य कर रहे थे जो कि बनावटी कहानी प्रतीत होती है। इसके साथ ही ईंट भट्टे का कार्य सामान्यतः मिट्टी का गारा बनाकर अर्थात गीली मिट्टी से किया जाता है क्योंकि उसमें गीली मिट्टी का कार्य होता है तो कोई भी मजदूर इतनी ठंड में सुबह 4 से 5 बजे के लगभग यह कार्य नहीं करता है क्योंकि इसमें पैरों से मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। अतः इस आधार पर भी यह कहानी अभियुक्त को फंसाने के लिए झूठी कहानी प्रतीत होती है। श्रीमान जी घटना दिनांक 17/11/2014 की रात की है जबकि अभियुक्त दिनेश को 27/11/2014 को गिरफ्तार किया गया है। घटना से लेकर अभियुक्त को पकड़ने तक के बीच में कम से कम 10 दिन का समय लगा। इससे पहले फरियादी विनोद ने ना तो दिनेश के खिलाफ कोई अभियोग लगाया है और न ही घटना के दिन अपने घर के पास देखा है और जब देखा ही नहीं है तो फिर 10 दिनों के बाद अचानक अभियुक्त दिनेश के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज क्यों कराई गई। इससे पूर्व यह रिपोर्ट अज्ञात लोगों के द्वारा हथियार से चोट पहुंचाकर चांदी के आंवले लूटने के विषय में अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखाई गई थी। बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के यह आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है। बबीता मृतका की बहू का कथन। बबीता ने बताया कि उसकी सास आंगन में जहां बकरा बकरी बंधती है उस कमरे में सोती थी तथा रात्रि के समय दरवाजा अटका देती थी क्योंकि वह उस स्थान पर बकरी का दूध निकालने जाती थी और उस दिन भी प्रातः वह दूध निकालने के लिए उस स्थान पर पहुंची थी। वह दूध निकाल कर लाई थी। यहाँ ये प्रश्न उठते हैं कि क्या वह स्थान घटना होने के पश्चात भी उतना ही व्यवस्थित था? क्या उन्हें वहाँ किसी सामान के इधर उधर डले होने या किसी हाथापाई होने जैसी किसी घटना की संदेह नहीं हुआ? कोई खतरनाक औजार वहाँ नहीं दिखा? कोई नुकीला पत्थर, कोई खून वगैरह वहाँ नहीं दिखे? अगर नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिस पर तेज हथियार पत्थर से वार किया जाए वार किया गया है, लूट की गई है और ना तो सामान इधर उधर हुआ है और ना ही खून लगा है और ना ही उसके चीखने चिल्लाने की कोई आवाज आई है? यह कैसे हो सकता है कि घर में लूट हो जाए, हत्या हो जाए और उस स्थान पर आप भ्रमण भी कराएं अर्थात घर वाले उस स्थान को देख भी आए
उन्हें उस घटना के बारे में कुछ पता ही न चले तथा बबीता जी ने कहा कि उनकी बेटी जो 4-5 साल की है वह दादी को उठाने के लिए उनके कमरे में गई थी। तो यह बात भी झूठी प्रतीत होती है क्योंकि ठंड के समय में इस उम्र के बच्चे ज्यादातर सोते हैं। अभियुक्त पर आरोप। अभियुक्त का पर यह आरोप लगाया गया कि उसने मृतका के चांदी के आंवले, पायजुग व चांदी का कंदौरा, आंवलों का वजन 300 ग्राम, कीमत 10,000 रुपए तथा मृतका अपने पेटीकोट में 4-5 हजार रुपए जो रखती थी तथा एक चांदी का डोरा पहनती थी वह लूट लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठते हैं कि अभियुक्त ग्राम तुहेड़िया में नहीं रहता था, उसका आना जाना बना रहता था, वह ज्यादातर बाहर रहता था। तो फिर उसे कैसे पता चला कि उसकी बड़ी माँ मृतिका पेटीकोट में रुपए रखती हैं? यह कैसे हो सकता है कि अभियुक्त को ना तो किसी ने आते देखा ना जाते, जबकि घर का दरवाजा बंद था। उसके बाद अभियुक्त को कैसे पता चला कि चांदी के आंवले, पट्टी, डोरा एवं रुपए उसकी बड़ी माँ के पास ही रखे हैं? तथा सबसे बड़ी बात कि अगर उसका उद्देश्य लूट करना था तो वह घर की बाकी सामान या बाकी कमरों में जाकर भी सामग्री की लूट करता, लेकिन साक्ष्यों के अनुसार अन्य कमरों में से किसी सामग्री अर्थात वस्तु कोई गायब नहीं हुई है। और अगर वह अपनी बड़ी माँ को मारना या हत्या करना चाहता तो उसके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की ना तो किसी धमकी के बारे में साक्ष्यों के द्वारा बताया गया है और न उसके परिवार वालों के द्वारा बताया गया है। अतः उक्त सामग्री इतने मूल्य की भी नहीं थी कि उसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए। डॉक्टर का कथन या रिपोर्ट। इस साक्षी के मत में मृतिका रेशमबाई की मृत्यु सिर पर आई चोटों से उत्पन्न कोमा के कारण परीक्षण से 12 घंटे पहले हुई है, जो कि किसी शब्द या बोध की वस्तु से मानव प्रतीत होती है। लेकिन श्री मान लीजिए पुलिस प्रशासन को घटना स्थल से पुलिस प्रशासन के द्वारा घटना स्थल पर अन्वेषण किया गया तो उन्हें घटना स्थल से ऐसी कोई भी भौतिक शक्ति या धारदार वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी। तारीख 18 को अन्वेषण के दौरान ऐसी कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी। पुलिस का कथन। पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि लूट का सामान एवं वह पत्थर जिससे हत्या की गई है वह कहाँ रखा है अथवा सामान जब्त भी किया गया है। लेकिन श्रीमान जी यह अभियोजन पक्ष की साजिश है अभियुक्त को फंसाने की, जिसमें पुलिस प्रशासन भी मिला है। सबसे पहली बार घटना के 10 दिन बाद पुलिस अभियुक्त को पकड़ती है, फिर अपनी अभिरक्षा में रखकर जबरन उससे यह स्वीकार करवाती है कि वह सामान कहाँ रखा है एवं वह पत्थर कहाँ रखा है। पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए अभियुक्त ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और अभियुक्त उनकी उसी चाल में फंस गया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। और 23 पैरा 2 कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की है जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई है। अतः इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा केवल प्रशासन की प्रताड़ना से बचने के लिए इस बात को स्वीकारा गया था। ऐसी स्वीकृति मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं की गई थी। केस रमेश चंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1970 SC 940 के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अभियुक्त होने के नाते पुलिस के प्रति की गई संस्वीकृति भी सुसंगत नहीं होती है और अभियुक्त होने के कारण पुलिस से की गई संस्वीकृति अवैध मानी जाती है। अग्नु नागेशिया बनाम बिहार राज्य AIR 1966 SCR 134 में न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी इकबालिया बयान किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी परिस्थिति में पुलिस के समक्ष किया गया जुर्म इकबाल साबित नहीं किया जाएगा। केस तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 29 अक्टूबर 2020 के मामले में भी धारा 24 के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में उसके द्वारा किया गया इकबालिया बयान अग्राह्य है यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि यह आरोप के संदर्भ में और प्राधिकारी की ओर से प्रलोभन, धमकी या बाधे के कारण हुआ है तो इस प्रकार का किया गया कोई भी बयान मान्य नहीं होता है। धारा 23(1) व 2 में यह कहा है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के मुकदमे
सामने किए गए इकबालिया बयान के सबूत के बयान पर पूर्ण प्रतिबंध है। केस किशोर चंद्र बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 1990 SC। इस मामले में भी यह कहा गया है कि अभियुक्त के द्वारा संस्वीकृति ग्राम के मुखिया के समक्ष उस समय की गई थी जब उसे पुलिस अधिकारी द्वारा पहचान कार्यवाही हेतु ले जाया जा रहा था, तब इस संस्वीकृति को असंगत माना गया। इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य के मामलों में भी यह कहा गया है कि पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति ग्राह्य योग्य नहीं है। जगदीश के कथन के अनुसार जगदीश ने बताया कि रात को जब वह 8:30 बजे अपने घर जा रहा था, बस से तो ग्राम सनौरा बस रोड पर दिनेश भी उसके साथ बस से उतरा था, लेकिन जब उसने उसको गांव चलने के लिए कहा तो उसने बोला कि वह थोड़ी देर में आएगा। फिर वह शराब के ठेके की तरफ चला गया। शराब का ठेका ग्राम सनौरा में स्थित है। जगदीश के अनुसार श्रीमान जी ग्राम सनौरा में तुहेड़िया जाने में पैदल जाने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। 8:30 बजे वह अगर सनौरा में था, फिर वह ठेके पर गया था, तो वहां भी 1-2 घंटे का समय लगा होगा। मतलब कुल मिलाकर वह ग्राम तुहेड़िया पहुंचने में रात के 12 बजे का समय हुआ होगा तथा शव का परीक्षण सुबह 8 से 9 बजे के बीच में किया गया तथा रिपोर्ट में मृतका की हत्या शव परीक्षण से 12 घंटे पहले की बताई गई है, अर्थात रात 8-9 बजे के पहले। पहली बात तो इस समय कोई सोता नहीं है, गांव में सामान्यतः यह खाना खाने का समय होता है। और दूसरी बात यह कि यदि यह घटना 8-9 बजे के बीच की है तो उस समय अभियुक्त जगदीश के कथनानुसार सनौरा के दारू के ठेके पर था, तो फिर अभियुक्त घटना स्थल पर घटना को अंजाम देने के लिए कैसे उपस्थित था? यह कैसे उपस्थित हो सकता है? देवनारायण एवं भीम सिंह के कथन यह कि उनके सामने अभियुक्त दिनेश ने पुलिस के समक्ष अपनी बड़ी मां को पत्थर से मारने एवं लूट की घटना को अंजाम देने के बारे में बताया था तथा यह पत्थर भी बकरा बकरी बनने की जगह रखा है, किंतु सहायक उप निरीक्षक के द्वारा 18/11/2014 को जब्ती पत्रक बनाते समय ऐसे किसी भी पत्थर को वहां जब्त नहीं किया गया था एवं घटना के 10 दिन बाद उन्हें वह पत्थर उसी स्थान पर मिलता है तथा उस पर रक्त लगा भी मिलता है, जो कि एक षड्यंत्र पूर्वक वहां रखा गया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वह रक्त लगा पत्थर उसी स्थान से कैसे बरामद हो जाता इतने दिनों बाद। तथा एक अन्य बात वस्तुओं को जब 21 तारीख को कर लिया गया था तो उसकी शनाख्तगी में पूरे 18 दिनों अर्थात 21/11/2014 को जब्ती हुई एवं 8/12/2014 को शनाख्तगी कर इतना समय क्यों लगाया गया एवं पत्थर पर लगे रक्त की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई है। हो सकता है वह किसी और का रक्त हो। समस्त स्वतंत्र साक्षी के कथन सभी स्वतंत्र साक्षियों ने अपने कथनों में अभियुक्त का नाम नहीं बताया और केवल हथियार द्वारा सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने वाली बात बताई है। केस अंकुश मूर्ति सिंधे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2019 SC 1457 के मामले में अभियुक्त गणों पर लूट सहित हत्या का आरोप था। अभियुक्त गण ने 5 व्यक्तियों को हत्या कर दी तथा उसने गहने व नकदी लूट कर घटना स्थल से भाग गए। अभियुक्त गण को दोष मुक्त किया गया क्योंकि घटना से अभियुक्त गण को जोड़ने वाली कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं थी, फॉरेंसिक साक्ष्य भी नहीं था, DNA अंगुली चिन्ह आदि घटना का समर्थन नहीं कर रहे थे। घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं थी, ठीक पहचान नहीं की गई तथा बरामदगी में भी कुछ खास नहीं था, जो कि इस केस में भी ऐसा ही है क्योंकि घटना स्थल पर किसी ने ना तो उन्हें आते देखा, ना जाते देखा और न ही इस घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी था। सारांश आदरणीय श्री मांझी, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। यदि पक्षकार को मात्र संदेह के आधार पर फंसाए जाने की कोशिश की गई है, जो कि पारिवारिक रंजिश को रखते हुए की गई है। सच्चाई एवं स्पष्टता का पता लगाने के लिए अभियोजन की ओर से किसी साक्षी जैसे चक्षुदर्शी या परिस्थिति या अनुश्रुत मौखिक दस्तावेजी इत्यादि किसी भी प्रकार के साक्षी की साक्ष्य को नहीं रखा गया है। पूरे मामले को देखकर यह लगता है कि घटना से पूर्व एवं बाद की कहानी को अभियोजन के द्वारा साक्षियों की मिली भगत से मिलकर तैयार किया गया है, क्योंकि घटना को
किसी तारीख क्योंकि घटना का किसी तारीख को होना, अभियुक्त का 10 दिन बाद गिरफ्तार किया जाना, पहले पत्थर का उपस्थित न होना, फिर उसी जगह पत्थर का मिलना, शव परीक्षण की रिपोर्ट अनुसार घटना के समय में गड़बड़ी निकलना, घटना के 10 दिन बाद वस्तुओं का मिलना, इत्यादि इत्यादि। अतः श्रीमान जी, व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है एवं अभियुक्त के द्वारा पुलिस के समक्ष जो न्याय बेहतर संस्वीकृति की गई है वह मात्र प्रताड़ना से बचने के लिए की गई है एवं श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त बेकसूर है क्योंकि कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में निर्दोष व्यक्ति को दंड देना न्याय में उचित नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अभियुक्त को दोष मुक्ति प्रदान करके मामले का समाप्त किया जाए। जैसा मेरे साथी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि धारा 23 के अधीन यदि पुलिस की समक्ष संस्वीकृति की जाती तो मान्य नहीं होती, लेकिन इसके परंतु में यह भी लिखा हुआ है कि यदि संस्वीकृति पुलिस के समक्ष किसी उसी तथ्य से संबंधित होती है जिस तथ्य को वह बाद में देखा जाए और वह सच निकले तो वह बात धारा 23 के परंतु के अंतर्गत मान्य होती है। इसमें संबंधित केस है पुलकटी कोटैया बनाम एम्परर AIR 1947 PC। इस मामले में यह कहा गया कि धारा 23 के परंतु का केवल वही भाग सुसंगत होता है जो पता चले तथ्यों से संबंधित होता है। इस आधार पर न्यायालय से दरख्वास्त करती हूँ कि अभियुक्त दिनेश को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाए। श्रीमान जी, मेरे साथी अधिवक्ता के द्वारा कही गई बात सत्य है, परंतु घटना के समय को देखते हुए, जब घटना हुई और जब उसको पकड़ा गया उस समय को देखते हुए वहां पर सामान उनके द्वारा आपसी रंजिश जो थी उनके उस माध्यम से वहाँ सामान उन्हीं लोगों के द्वारा भी रखा जाना